लेक्चर नंबर 15 अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। स्थिर विद्युत विभव को समझने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ आते हैं। दो वस्तु है, सपोज फर्स्ट का नाम ए है, सेकंड का नाम बी है। दोनों वस्तु में कुछ तापांतर है। देखिए पहले का वस्तु का ए का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, बी का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहाँ पर ऊष्मा का प्रवाह क्या होगा? अधिक ताप से कम ताप की ओर होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों का तापमान समान न हो जाए। दोनों का तापमान समान मतलब 100 + 60/2 विच इज 80। इसका भी जब 80 हो जाएगा और इसका भी जब 80 हो जाएगा आपस में मिलने के बाद, तब यहाँ पर से क्या हो जाएगा? ऊष्मा का प्रवाह जो वो बंद हो जाएगा। यहाँ पे दो बातें हैं। पहला, ऊष्मा के प्रवाह के लिए ताप में अंतर होना, दो वस्तु के ताप में अंतर होना आवश्यक है। और दूसरी बात, यदि दोनों वस्तुओं का ताप समान हो जाए तब क्या होगा? ऊष्मा को कोई प्रवाह नहीं होगा। दोनों तरीके से इस चीज़ को बोल सकते हैं। इसमें एक बात और है कि हम ऊष्मा के प्रवाह को देखकर ये बता सकते हैं कि ऊष्मा बिंदु ए से या वस्तु ए से बी की ओर प्रवाहित हुई। मतलब हम दिशा के बारे में बोल सकते हैं, ए से बी की ओर। इसी प्रकार यदि दो हमने टैंक लिया है, एक में पानी का तल ज़्यादा है और एक में पानी का तल कम है, तलों में अंतर है या इनकी स्थितियों में अंतर है। एक टैंक का नाम ए है, दूसरे टैंक का नाम बी है। यहाँ पर द्रव का प्रवाह प्रारंभ होगा जब तक कि दोनों का स्थिति या दोनों का तल जो है वो समान न हो जाए। ये आप अच्छे से जानते हैं। ए से बी की ओर द्रव प्रवाहित होगा, और द्रव प्रवाहित होगा कब? जब दोनों के तलों में अंतर है तब। तो यहाँ पे फिर से एक चीज़ हो गया, तलों में यदि अंतर होता है तभी द्रव का प्रवाह होगा। कब तक होगा? जब तक कि दोनों के तल जो है समान नहीं हो जाते। और दिशा क्या होगी? ए टैंक से बी टैंक की ओर। इसी प्रकार हम विद्युत विभव को परिभाषित करने के लिए, उसको समझाने के लिए बोल सकते हैं कि ये, इसको मैंने थोड़ा सा देखो बड़ा लिया है, ए को बी को छोटा लिया है। ये अधिक विभव है, ये कम विभव है। तो यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऊष्मा का प्रवाह अधिक ताप से कम ताप की ओर हुआ, द्रव का प्रवाह अधिक तल से निम्न तल की ओर हुआ। ऊष्मा प्रवाह के लिए तापांतर आवश्यक है, द्रव के प्रवाह के लिए उनके तलों में अंतर आवश्यक है। इसी प्रकार विद्युत धारा के प्रवाह के लिए विभव में अंतर आवश्यक है। ये इसका विभव ज़्यादा है और इसका विभव कम है। इसका विभव कम है। अधिक विभव से कम विभव की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। दो चीज़ बताया हमने, दिशा को बताया और दूसरा बताया कि विभव में अंतर होगा तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अधिक विभव से कम विभव की ओर इसकी दिशा होगी। तो ए से बी की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होगी। किसी चालक का विभव उसकी वह विद्युतीय अवस्था है जिस पर विद्युत के प्रवाहित होने की दिशा निर्भर करती है, दिशा का ज्ञान बताती है। यदि वह अन्य चालक के विद्युत संपर्क में है। विद्युत संपर्क में देखिए, आपने एक तार से, एक सुचालक तार से ए और बी को संपर्क किया हुआ है, दोनों इस तार से संबंधित है, जुड़े हुए हैं। तो इसको किस प्रकार परिभाषित करेंगे? किसी चालक का विभव उसकी वह विद्युतीय अवस्था है जिस पर विद्युत के प्रवाहित होने की दिशा निर्भर करती है, यदि वह अन्य चालक के विद्युत संपर्क में है। अब आ जाते विभवांतर। विभव में अंतर बहुत क्लियर है इस नाम से। दो वस्तुओं के विभव में अंतर, इसी को हम एक बोलचाल की भाषा में बोलेंगे विभवांतर। इस विभवांतर को ऐसे भी समझाएंगे कि एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है। एक बिंदु ए है, एक दूसरा बिंदु सपोज बी है। एकांक धन आवेश को बी से ए की ओर ले आए, कितना कार्य करना पड़ा, उन दोनों के बीच का विभवांतर कहलाएगा। इसका विभव माइनस इसका विभव। ठीक है, तो इसको कैसे? एकांक धन आवेश को लेंगे हम। एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में, आवेश है विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं।
अब इकाई धनावेश को ए से बी तक लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इकाई धनावेश को, हमारे पास मान लो पहले क्यू आवेश है, हमने क्या किया, क्यू से ए को ले गया, कहाँ तक, हमने ए से स्टार्ट करते हैं बी तक ले जाते हैं, पहले ए को रख के आया, ये धनावेश +1 धनावेश, उसके बाद हमने एक और धनावेश को ले गया, तो इसके पास इस ऑलरेडी धन था, एक और धन को ले गया, तो इसके ये धन और इस धन में क्या होगा, आकर्षण बल होगा, तो ले जाना हमको कठिन होगा, ले जाने के लिए हमको फोर्सली ले जाना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा कि प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्यू आवेश को हम ले जा रहे हैं, क्यू आवेश के हमने कई टुकड़े कर दिए, 1 1 1 1 करके, इकाई इकाई, ठीक है। तो एक को हमने ले गया, दूसरे को हम जब ले जा रहे हैं तो क्या होगा, ऑलरेडी इसके पास प्लस है, एक और प्लस को ले जा रहे हैं, तो इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा, हम उसको ज़बरदस्ती दे के आएंगे। अब इसके पास +2 हो जाता है, +2 हो जाता है, एक और प्लस को ले जा रहे हैं, तो अब क्या होगा, प्रतिकर्षण बल का मान और अधिक हो जाएगा, उसके विरुद्ध हमको और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार हम एक एक करके हम आवेश को ले जा रहे हैं। या हम इसको कैसे बोलेंगे, इकाई धन आवेश को बिंदु ए से बी तक लाने में प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और यदि यह कार्य बिंदु के बीच का विभवांतर कहलाएगा। यही कार्य जो है इकाई धन आवेश को ए से बी तक ले जाने में जितना हमको कार्य करना पड़ता है प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, इनको हम बोलते हैं विभवांतर। और सबसे सरल लैंग्वेज में विभवांतर मतलब दोनों बिंदुओं के बीच का विभव में अंतर। स्थिर विद्युत क्षेत्र में आवेश को एक बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता। आ जाइए इस पर, जैसे ए से यदि हम बिंदु ए से बी तक हम ले जा रहे हैं, इसमें क्या है, इन्फिनिटी पाथ है, ए से इस तरह भी ले सकते, इस पाथ से भी ले जा सकते, इस पथ से भी ले जा सकते, ये मार्ग भी है, ये मार्ग भी, ये ए से बी तक ले जाने के कई मार्ग हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो विभव में अंतर है, एक बिंदु से ले जाने में किया गया कार्य जो है, जो हम कार्य करेंगे, अब हम जानते हैं कि कार्य क्यों करेंगे, हम प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं, तो जो कार्य किया जाएगा, ठीक है, यही कार्य क्या कहलाएगा, यही कार्य क्या कहलाएगा, विभव में अंतर कहलाएगा। ये कार्य जो है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान से सुनेंगे, ये केवल मार्ग पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल भी मार्ग पर निर्भर नहीं करता, चाहे आप कोई भी मार्ग से ले जाओ, ये केवल इसकी स्थितियों पर, बिंदु ए की स्थिति क्या है, बिंदु बी की स्थिति क्या है, या हम बोलेंगे प्रारंभिक स्थिति क्या है और अंतिम स्थिति क्या है, प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत बल जो है वो संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल मतलब इस बल के द्वारा किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर नहीं करता, ये केवल उसकी प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। इट इज़ नॉट ए पाथ फंक्शन, इट इज़ ओनली ए पॉइंट फंक्शन। ये पाथ फंक्शन नहीं है, मार्ग पर डिपेंड नहीं करता, ये क्या है, पॉइंट फंक्शन है। ये केवल प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु पर, प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हम इसको यदि जनरली समझना चाहें तो विभवांतर क्या है, विभव में अंतर होगा तभी विद्युत धारा बहेगी। तापांतर, ताप में अंतर होगा तभी ऊष्मा का प्रवाह होगा। फिर तरल का प्रवाह, यदि तरल की स्थितियों में अंतर है, उनके तलों में अंतर है, तभी क्या होगा, तरल का प्रवाह होगा। इन तीनों को आप इजीली एक दूसरे के साथ टैली करके समझ सकते हैं, अर्थात इससे दिशा बता सकते हैं कि किस दिशा से किस दिशा की ओर द्रव बहेगी, किस दिशा से किस दिशा की ओर ऊष्मा का प्रवाह होगा, किस दिशा से किस दिशा की ओर विद्युत का प्रवाह होगा। अब हम क्या करते हैं, माना दो बिंदु ए और बी लेते हैं, उनके विभव क्रमशः हमने माना कि वी ए और वी बी है। क्यू आवेश को हम क्या करते हैं, ए से बी तक लाने के लिए माना कि हमने कितना कार्य किया, डब्ल्यू कार्य किया, तो विभव में अंतर क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो क्यू आवेश को ले जाने के लिए डब्ल्यू कार्य किया गया, तो एक को इकाई आवेश को ले जाने में कितना कार्य करेगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू, और यही डब्ल्यू अपॉन क्यू क्या कहलाएगा, विभव में अंतर या विभवांतर, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। हमने डब्ल्यू अपॉन क्यू किया, क्यू आवेश को ले जाने के लिए डब्ल्यू कार्य किया करना पड़ा, तो इकाई आवेश को एक को लेने के लिए डब्ल्यू अपॉन क्यू कार्य करना पड़ा।
तो इकाई आवेश को ले जाने के लिए किया गया कार्य ही विभवांतर कहलाता है दो बिंदु के बीच का, इसलिए VB माइनस VA इक्वल टू W/Q। अब इसके विभवांतर के मात्रक को लिखते हैं। विभवांतर का मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, जो कार्य का मात्रक बटा आवेश का मात्रक। SI सिस्टम में विभवांतर का मात्रक वोल्ट, कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम। सो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 1। हम ये मान के चलते कि A जो है वो कहाँ पर, A बिंदु जो स्थित है अनंत पर, तो अनंत पर विभव हम हमेशा शून्य लेते हैं। अनंत पे विभव का मान जो है शून्य होता है। तो VB माइनस V इंफिनिटी इक्वल टू WAB अपॉन Q। VB माइनस V इंफिनिटी, विभव अनंत पर शून्य माना जाता है, शून्य, और WAB अपॉन Q। VB इक्वल टू WAB अपॉन Q। या इसको जनरलाइज करके यदि लिखते हैं तो V बराबर W अपॉन Q और W इक्वल टू Q इंटू V, और किया गया कार्य स्थिति ऊर्जा होती है U बराबर Q इंटू V। ठीक है, स्थिति ऊर्जा U बराबर Q V। अब हम आ जाते हैं इस समीकरण से 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम से हम 1 वोल्ट की परिभाषा दे सकते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल है, तो उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में हम 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले गए, हमको कितना कार्य करना पड़ा, 1 जूल कार्य करना पड़ा, तो क्या कहलाएगा, उस समय विभवांतर का मान कितना होगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। इस प्रकार हम 1 वोल्ट की परिभाषा दे सकते हैं। इसके बाद समीकरण 2 पे आ जाइए। VB इक्वल टू WAB अपॉन Q। इस इक्वेशन से एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में बाह्य बल द्वारा जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का स्थिर विद्युत विभव या विभव कहते हैं। यहाँ पर हम सीधे ये लिख सकते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से हम ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, इसको लाने में बाह्य बल हमारा जितना कार्य करेगा उसे उस बिंदु का स्थिर विद्युत विभव या विभव कहते हैं। ठीक है, अपने हमने क्या किया, अनंत से लाया, अनंत से। यहाँ पर विभवांतर में क्या करते हैं, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विभव में क्या करते हैं, अनंत से एक बिंदु तक, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, ये अंतर है। विभव क्या है, एक अदिश राशि है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कार्य एक अदिश राशि है और आवेश भी एक अदिश राशि, इसलिए विभव भी क्या होगी, एक अदिश राशि। आप ध्यान रखेंगे इसका। इसके बाद आ जाते हैं CGS सिस्टम में विभव के मात्रक। हम जानते हैं कि विभव बराबर W अपॉन Q कार्य बटा आवेश। विभव का CGS मात्रा कहलाता है 1 स्टेट वोल्ट, स्टेट वोल्ट, STAT, स्टेट वोल्ट। आप जानते हैं कि कार्य की इकाई जो है CGS इकाई अर्घ होती है, 1 अर्घ अपॉन 1 स्टेट कूलम। ये बता चुकी हूँ मैं आपको पहले भी। फिर से आप 1 स्टेट वोल्ट की परिभाषा दे सकते हैं, जैसे आपने 1 वोल्ट की परिभाषा दी थी। यदि 1 स्टेट कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 अर्घ का कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 स्टेट वोल्ट होता है। आप ध्यान रखेंगे, जब विभवांतर की परिभाषा देंगे तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बोलेंगे, और जब विभव की परिभाषा देंगे तब अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब यहाँ पे आ जाइए, वोल्ट और स्टेट वोल्ट में संबंध। वोल्ट क्या है, SI यूनिट है, और स्टेट वोल्ट क्या है, CGS यूनिट है। इन दोनों में आपस में क्या संबंध होता है। वी नो दैट 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन कूलम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बराबर 10⁷ अर्घ होता है। तो 1 जूल के बदले में हमने 10⁷ अर्घ लिख दिया, और 1 कूलम जो है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होता है। सॉल्व कीजिए, 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाए, बचेगा, बाकी 7 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 1/3 × 10⁻² स्टेट वोल्ट। अर्घ बटा स्थित कूलम, ये क्या कहलाता है, स्टेट वोल्ट। सो 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। ये एक IMP क्वेश्चन है, छोटा सा है, आपको याद रखना है। कई बार यहाँ पर हम सब भूल जाते हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। फिर विद्युत विभव के प्रकार। विभव के भी 2 प्रकार होते हैं। एक धनात्मक विभव, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, विद्युत बल के विरुद्ध
कार्य करना पड़ता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं धनात्मक विभव। ठीक है। ऋणात्मक विभव में क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में विद्युत बल द्वारा जो कार्य करता है किया जाता है उसे विद्युत का बिंदु का ऋणात्मक विभव कहलाता है। पहले में क्या है, बल के विरुद्ध हमने कार्य करना पड़ता है, कार्य करने पर अब ये क्या कार्य होता है, विद्युत बल का स्वयं कार्य करता है। ठीक है। आपने 11th क्लास में कार्य का प्रकार पढ़े हैं, धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य। जिसमें सिस्टम के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है वो धनात्मक कार्य होता है, जिसमें सिस्टम स्वयं कार्य करता है वो ऋणात्मक कार्य होता है। यहाँ पर भी विद्युत बल के विरुद्ध यदि कार्य करना पड़ता है तो धनात्मक विभव होता है, यदि विद्युत बल के विद्युत बल द्वारा कार्य किया जाता है तो वो कहलाता है ऋणात्मक विभव कहलाता है। इसके बाद आते हैं, ये चीज़ मैं पहले बता चुकी हूँ, स्थिर विद्युत बल जो है संरक्षी बल है, ए से बी की ओर हमने पहले ले गया, एक बंद क्लोज में चाहिए। एकांक धनावेश को बंद परिपथ में मतलब देखिए ये माला के जैसा है, यहाँ इसका कोई भी इसका ओपन पार्ट नहीं है, इसका खुला नहीं है किसी तरफ भी, क्लोज सर्किट है ये, क्लोज मैश है ये। एकांक धनावेश को बंद परिपथ के मार्ग एक से बिंदु ए से बी तक, हम ए से बी तक ले गए, कौन सा मार्ग से ले गए, 1 से, वापस लाए कौन से मार्ग से, बी से ए तक, सेकेंड नंबर से। पहले मार्ग से हमने ए से बी तक ले गए और दूसरे मार्ग से बी से हमने ए तक लाया। तो पहला जब पार्ट हुआ, एकांक धनावेश को बंद परिपथ के मार्ग एक से बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य WAB/Q विच इज VB - VA। सिमिलरली 2 से बिंदु ए से बी तक लाए गए तो क्या हो जाएगा, WBA/Q और ये आएगा VA - VB। समीकरण 1 और 2 को हम जब जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलेगा, =0 मिलेगा। अर्थात एकांक धनावेश को स्थिर विद्युत क्षेत्र में किसी बंद परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 0 होता है। बंद परिपथ में ये बात लागू होती है कि हम क्या करेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करेंगे वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अतः स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र होता है। बंद परिपथ के अकॉर्डिंग यदि हम काम करते हैं, ये विद्युत क्षेत्र जो है समय संरक्षी क्षेत्र है। स्थिर विद्युत बल जो है संरक्षी बल, इसलिए स्थिर विद्युत बल संरक्षी बल कहलाता है। या इसको हम नोटेशन में लिखेंगे, क्लोज कंट्रोल के ओवर में क्लोज्ड मैश है ये, क्लोज्ड मैश है ये, इसलिए हमने इसको क्लोज बताया। लाइन इंटीग्रेशन है ये, तो ये होगा E.ds = 0 होगा। पृथ्वी का विभव, अब आ जाते हैं पृथ्वी का विभव, पोटेंशियल ऑफ अर्थ। पृथ्वी का आकार अथाह है, जैसे समुद्र का आकार है। समुद्र में आप कुछ पानी डालें या समुद्र से कुछ पानी निकाल लें, उसके तल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सिमिलरली पृथ्वी का विभव है ऐसा ही अनंत होता है। आप पृथ्वी को कुछ विभव दे दें या पृथ्वी से कुछ विभव ले लें, उसके विभव के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए पृथ्वी का विभव जो हमने उसको क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। एक सरफेस, हम इसको क्या मानते हैं, एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है। आप जैसे समुद्र तल देखना, आप जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी होता है तो क्या बोलते हैं, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई तक उस बह रहा था पानी का, आप न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई, यदि कोई बाढ़ आ जाता है तो समुद्र तल से इतनी ऊंचाई तक बारिश हुई, समुद्र तल से माप करते हैं। ये क्या है, हमारा रेफरेंस पॉइंट है। पृथ्वी का विभव भी उसी प्रकार हमारा रेफरेंस पॉइंट है। हम पृथ्वी के विभव को 0 मानकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का इतना अनंत विभव होता है कि ना तो उसे हमको लेने से कोई विभव लेने से फर्क पड़ता है उसकी विभव, ना उसको कुछ विभव देने से उसकी में कोई फर्क पड़ता है। तो इसलिए इसको क्या करनी है, हमने एक रेफरेंस पॉइंट माने। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, देखिए हर स्केल की शुरुआती पॉइंट क्या होती है, 0 से मापा जाता है कितनी दूरी है। 0 को रख करके जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पर हम स्केल के 0 को रखते हैं। वैसे ही पृथ्वी का जो विभव है वो स्केल का 0 माना जाता है, वो स्केल का 0 होता है। धनावेशित वस्तु का विभव धनात्मक होता है, ऋणावेशित वस्तु का विभव ऋणात्मक होता है। ये याद रखेंगे आप, धनावेशित वस्तु का विभव धनात्मक। धनावेशित वस्तु को पृथ्वी से जब हम जोड़ते हैं तो धनावेशित या विद्युत वस्तु से, अब क्या होता है, धनावेश या विद्युत वस्तु से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है। नेचुरली होगा धनावेश या पृथ्वी का विभव 0 है तो नेचुरली क्या होगा, वस्तु से पृथ्वी की ओर बहेगी धनावेश, ठीक है, वस्तु से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होती है। या हम क्या बोलेंगे, इसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन जो है वो पृथ्वी से
धन आवेशित वस्तु की ओर प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वो विद्युत धारा के प्रवाह के विपरीत होता है। ठीक है, विद्युत धारा कहाँ से बहेगी? धन आवेश से पृथ्वी की ओर, क्योंकि पृथ्वी का विभव शून्य है, इस पे आवेश है परंतु इसका तो शून्य है। अधिक आवेश से कम आवेश की, अधिक विभव से कम विभव की ओर बहेगी, इसलिए वस्तु से पृथ्वी की ओर बहेगी, परंतु इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत बहेगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से धन आवेशित वस्तु की ओर प्रवाहित होने लगता है। कारण आप बताएंगे? कारण आप जानते हैं सब कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है विद्युत प्रवाह के विपरीत माना जाता है। अब क्या होता है कि दो वस्तु लिया हमने, एक का विभव अधिक है और एक का विभव कम है। यहाँ पर कैसे धनावेश और कौन सा धनात्मक है कौन सा ऋणात्मक है कैसे निकालेंगे? जिसका विभव अधिक है वो धनात्मक कहलाएगा, जिसका विभव कम है वो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक विभव कहलाएगा। दोनों की तुलना करके हम बात करते हैं। ठीक है, तो जिसका विभव अधिक है वो धनात्मक वस्तु कहलाएगा और जिसका विभव कम है उसकी तुलना में तो वो ऋणात्मक कहलाएगा। ऋणात्मक किसके? पहले वस्तु की तुलना में। इस प्रकार से हम विभव को परिभाषित कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको विभव सब, ये विभव का क्या स्टार्टिंग है कि विभव क्या है, ये वर्ड आपके लिए एक नया वर्ड था। इस प्रकार विभव क्या है, विभव से आप क्या समझते हैं? विभव क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप सब लिख करके मुझे सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।